ओके सर, आप शुरू कर सकते हैं। ओके, सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर अरुण वाघेला, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गुजरात यूनिवर्सिटी। आज आपके सामने फ्रॉम वायलेंस टू नॉन वायलेंस, ए ट्राइबल जर्नी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू आदिवासी ऑफ गुजरात और ट्राइबल्स ऑफ गुजरात पे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। गुजरात के आदिवासियों की ये स्वतंत्रता की जो यात्रा है वो 1857 से शुरू हुई और जैसे ही देश आजाद हुआ 1947, तब उनकी भी ये आजादी की जो यात्रा है वो खत्म हुई। में से 90 साल लेकिन 9 दशक उसके बारे में हम चंद बातें आज करने वाले हैं। किसी भी हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहले मुद्दा उसकी हिस्टोरियोग्राफी का आता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आदिवासियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान या आदिवासियों की हिंसक विद्रोह से अहिंसक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाली जो स्वतंत्रता की जो यात्रा है, वो यात्रा में अभी तक काफी लोगों ने रिसर्च के माध्यम से अपना योगदान दिया है और उनका जिक्र अक्सर किताबों में या ऐसे लेक्चर्स में होता है। तो इस सिलसिले में मैं गुजरात के संदर्भ में और आदिवासियों के जो योगदान उसके बारे में अभी तक जिन जो लोगों ने काम किया है उसके बारे में एक झलक देना आपके साथ चाहता हूँ। सबसे पहले आईपी देसाई, जो गुजरात के और देश के जाने माने समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1982 में अपनी किताब, एक रिसर्च प्रोजेक्ट अपना निकाला था। वो प्रोजेक्ट का ग्रंथस्थ स्वरूप यानी कि बेडछी मूवमेंट, बेडछी ये सर्दर्न गुजरात में, साउथ गुजरात में एक छोटा सा कस्बा जहाँ गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने एक आश्रम उन्होंने स्थापना की थी। वो आश्रम का एक योगदान क्या था स्वतंत्रता आंदोलन में और पर्टिकुलरली आदिवासियों के संस्कृतिकरण के संदर्भ में उनकी एक लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, उस संदर्भ में आईपी देसाई ने एक स्तरीय, एक लेवल का जो संशोधन है वो उन्होंने किया है। तो अक्सर आईपी देसाई का जिक्र समाजशास्त्री होने के बावजूद इतिहास के संशोधन में भी उनका आदर पात्र स्थान है। एक दूसरा नाम जिसके बिना मुझे लगता है कि गुजरात के आदिवासी इतिहास लेखन की कल्पना नहीं हो सकती है, वो नाम है प्रोफेसर डेविड हार्टिमैन। यूनाइटेड किंगडम की वॉरिकशायर यूनिवर्सिटी, वॉरिक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के ओहदे पर वो कार्यरत थे और उनका जो फोकस एरिया जो है वो गुजरात का सर्दर्न पार्ट में साउथ गुजरात रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने द कमिंग ऑफ देवी इन आदिवासी एसेसन इन साउथ गुजरात नाम से एक किताब 1986 में उन्होंने निकाली और साउथ गुजरात में जो एक आदिवासियों की एक ऑटोनोमस जो मूवमेंट हुई थी, ऑटोनोमस मूवमेंट, उसको ग्रंथस्थ करने का, एक वेल रिसर्च तरीके से करने का प्रयत्न प्रोफेसर हार्टिमैन ने किया। इसी तरह उन्होंने एक उनका जो कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, जिसको करके फीडिंग द बनिया नाम की किताब उन्होंने निकाली। इस किताब में भी एक सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्टिकुलरली जब हम आदिवासियों के योगदान के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जब बात करें तो उसका जिक्र अवश्य होना चाहिए। हार्टिमैन की और एक किताब है जो 2010 में निकली थी, उसका नाम है गांधी, हिज टाइम एंड अवर्स। उस किताब में उन्होंने खासतौर से गुजरात के आदिवासियों और गांधी के साथ उनका जो अनुसंधान, उनका जो लिंकेज है वो ढूंढने का एक स्तरीय लेवल से प्रोफेसर हार्टिमैन ने प्रयत्न किया है। तो ये एक छोटी सी एक झलक अभी तक जिन जिन लोगों ने ट्राइबल स्टडीज में और ट्राइबल हिस्ट्री में और पर्टिकुलर गुजरात के संदर्भ में उन्होंने जो योगदान दिया है उसके बारे में मैं हमने आपके सामने पेश की। एक आशा की एक बात यह है कि गुजरात में 40% यानी कि करीब 90 लाख, गुजरात की आबादी 6.5 करोड़ है, उसमें 90 लाख आदिवासी है। पर एक स्तरीय लेवल की हम बात करें तो ये 2-4 नाम जो मैंने गिना है, उसके अलावा काफी बड़ा शून्यावकाश, एक वैक्यूम ट्राइबल हिस्ट्री के संदर्भ में है। पर हाल ही के वर्षों में
लास्ट 5-10 सालों में हम देखें तो गुजरात की जो यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटी में जो युवा शोधार्थी आ रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे प्रयत्न किए हैं कि उन्होंने एक डिफरेंट एंगल से आदिवासी इतिहास और ट्राइबल स्टडीज को खंगालने का प्रयत्न किया है। और ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया काफी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। और ट्राइबल स्टडीज के लिए, इस ब्रांड्स को रीच करने के लिए, ये जो नए शोधार्थी है, उनका जो प्रयत्न वो काबिल तारीफ है। एक दूसरा जो मुद्दा जो हमको चर्चा करनी चाहिए, और ये पूरा जो मेरा लेक्चर है, वो लेक्चर के फ्रेम को दिखाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वो मुद्दा है अबाउट द गुजरात आदिवासी ऑफ गुजरात एंड देयर हिस्ट्री बिफोर 1857। बिकॉज पहले मैंने अपनी एक समय रेखा मैंने बांध रही है कि 1857 से लेके 1947 इन 9 दशक का इतिहास हम जांचने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो ये जो प्रयत्न है, प्रयत्न में गुजरात का आदिवासियों की एक चर्चा, और 1857 के पहले उनका अपना निजी जो इतिहास है आदिवासियों का, वो क्या रहा था, इसकी एक हाईलाइट शेयर करना आपके साथ में चाहूंगा। गुजरात में अभी जो मैंने बताया कि 25 सब ट्राइब्स मीन्स कम्युनिटीज आदिवासियों में है। एक समय 29 थी, बाद में उसको कमी करके अभी 25 जातियां गुजरात में अपना अस्तित्व रखते हैं। पर उनका पूरा बेल्ट है जो ईस्टर्न बेल्ट ट्राइबल, ईस्टर्न बेल्ट ऑफ ट्राइबल्स नाम से वो जाना जाता है। और वो पूरा जब जोग्राफिकली गुजरात का आप मानचित्र देखो, तो वहाँ बनासकांठा जो राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, वहाँ का डांग, वहां से शुरू होकर महाराष्ट्र से सटा हुआ एरिया यानी कि डांग, ये पूरी जो पट्टी है उसको आदिवासी पट्टी यानी कि ट्राइबल बेल्ट के नाम से हम जानते हैं। और इसमें 25 जातियां और करीब करीब 90 लाख आदिवासी वहां पर अपना अस्तित्व रखते हैं। और ये आदिवासी में वैरायटी काफी है, यहाँ भील है, यहाँ चौधरी है, यहाँ गाबित है, यहाँ राठवा है, यहाँ नायका है। ऐसी 25 जितनी जातियां गुजरात में अपना अस्तित्व रखती है। उनका अपना एक वे ऑफ लाइफ है, एक सोशल सेटअप है, उनका एक रिलीजियस सेटअप है, और उसका एक ग्लोरियस पास्ट भी है। ग्लोरियस पास्ट इन द सेंस कि गुजरात में हम देखें तो एक तो रामायण में जो पूरा प्रदेश जो भगवान राम से साथ ताल्लुकात रखता है, वो दंडकारण्य प्रदेश गुजरात में पड़ता है। और ऐसे कहा जाता है माइथोलॉजिकल वे में कि ये भगवान ने जो ये पूरी यात्रा, सॉरी अपनी जो वन यात्रा उन्होंने निकाली थी, उनका जो वनवास का जो समय था, वनवास के समय के दौरान वो दंडकारण्य यानी कि आज का डांग, वो डांग में वो सबरी के साथ उनकी भेंट हुई थी। तो एक महाकाव्य के साथ ये भील आदिवासियों का एक कनेक्शन हमको पास्ट में देखने का मिलता है। ऐसी काफी बातें हम कह सकते हैं, पर समय की मर्यादा में इस बात को छोड़ के दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। गुजरात में काफी मात्रा में बिफोर 1857 मीन्स ब्रिटिश यहाँ आते हैं, इससे पहले यहाँ काफी मात्रा में आदिवासियों के अपने खुद के स्टेट थे, उनके अपने खुद के राज्य थे। आप नॉर्थ गुजरात में देख लीजिए तो वहाँ दाता करके एक स्टेट था। इवन इधर का भी जो स्टेट था, एक बड़ा स्टेट था, वहां भी आदिवासियों का क्लेम रहा है कि यहाँ हमारे जो फोरफादर्स थे वो कभी राज किया करते थे। इसी तरह हम पंचमहाल में आए तो पंचमहाल वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ जिला है। तो वहाँ जालोद और संतरामपुर आज का जो आगे के समय में सुंध के नाम से जाना जाता था, तो वहां भी आदिवासियों की रियासतें बिफोर वहां थी। मैं जहाँ अभी नौकरी करता हूँ वो अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की एक जो अवस्था थी वो आसावल नाम से आदिवासी स्टेट की थी। हम जानते हैं कि अल्बेरुनु नाम का एक अरब मुसाफिर जिन्होंने विजिट किया था भारत को और गुजरात को भी विजिट किया था, तो उसने इस बात का जिक्र किया था कि आसावल में ये भील राजा थे, वो राज्य करते थे। और छोटा मोटा हिस्ट्री नहीं था, वो 8वीं शताब्दी से ये आसावल राजाओं का जो इतिहास शुरू हुआ वो 17वीं शताब्दी तक मीन्स करीब 900 साल तक उनका जो इतिहास था वो आज के अहमदाबाद की जगह पे थी।
पर आज स्थिति ये थी कि लोग अहमदाबाद को याद करते हैं, कर्णावती को याद करते हैं, आसावल को भूल जाते हैं। ऐसे और भी कुछ राज्य है, वो चांपानेर जो आज पावागढ़ शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, तो चांपानेर में ऐसे चांपा भील का राज्य शायद ये सल्तनत एरा और अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुजरात पर अटैक किया उससे पहले यहाँ ये भील स्टेट भील राजा यहाँ पे राज्य करते थे। तो चांपानेर का भी अपना एक महात्म्य है। ऐसे छोटे मोटे काफी है, जालोद, संतरामपुर या सागबारा, वो जो छोटे मोटे जो कस्बे थे जो पास्ट में एक स्टेट एक रियासत के तौर पर अपना अस्तित्व रखते थे। मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि आदिवासी जो थे वो रूलिंग कम्युनिटी थी। वहां से 8वीं शताब्दी से लेके आप 1858 तक लास्ट में सागबारा नाम का एक स्टेट जो शायद नॉर्थ बेल्ट सॉरी साउथ बेल्ट में आया, राजपीपला नियर टू मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, वहां की अंतिम जो रियासत थी वो ब्रिटिश शासन के दौरान अपना अस्तित्व वो गवा बैठी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आदिवासियों का पूरा जो इतिहास है वो 1857 से शुरू नहीं होता है या गांधी के आने से शुरू नहीं होता है, ब्रिटिश के विरोध से शुरू नहीं होता है। उससे पहले भी उनकी एक हिस्ट्री की एक ग्लोरियस एक लेगेसी रही है। तीसरा जो मुद्दा और अब जो हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा में आमतौर से एक बात ये कही जाती है कि राष्ट्र का जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो महात्मा गांधी के आने से यानी कि 1922 से लेके या 20 से लेके 1947 तक का जो 25 या 27 साल का जो समय है जिसको हम गांधी एरा के नाम से जानते हैं, उस दौरान ही स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ। पर ये आदिवासियों की हम एक्टिविटीज देखे तो हमको लगता है कि गांधी ने एक डिफरेंट वे पे एक सत्य और अहिंसा के रास्ते पे देश को आजाद करने का प्रयत्न किया। पर इससे पहले आदिवासियों की एक ऐसी परंपरा रही थी कि जो एक हिंसक विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों को यहाँ हिंदुस्तान से पर्टिकुलर अपना खुद का जो एरिया था वो एरिया में से हटाने का एक जो प्रयत्न था वो प्रयत्न आदिवासियों को रहा था। और उसकी एक लंबी लिस्ट है, मैंने यहाँ उसको डिवाइड किया है कि जैसे मेरा टाइटल है कि फ्रॉम वायोलेंस टू नॉन वायोलेंस। मीन्स वायोलेंस यानी कि जो हिंसक विद्रोह आदिवासियों ने जो किया वो 1857 या उससे पहले भी शुरू होते हैं। तो 1857 से शुरू होकर लास्ट में 1922 तक एक पूरा जो एक जो समय था वो समय पर आदिवासियों की हिंसक विद्रोह की एक पूरी एक श्रृंखला हमने को देखने को मिलती है। तो उसका मैं जरा सरसरी निगाहों से बाद में परिचय दूंगा। पर अब पहली बात तो मुझे ये करनी है कि आदिवासी ब्रिटिश शासन के सामने खड़े कैसे हुए, उनको क्या जरूरत पड़ी। एक ब्रिटिश ऑथर कैथरीन गफ, शायद हमारे हिस्ट्री वाले तो सब जानते हैं, और जो पीजेंट और ट्राइबल में काम करते हैं, तो उन्होंने अपना उनका एक आर्टिकल जो ईपीडब्ल्यू में 1974 में छपा था, इसका टाइटल था पीजेंट अपराइजिंग्स इन कॉलोनियल गुजरात, सॉरी कॉलोनियल इंडिया। तो ये जो पूरा जो आर्टिकल था वो आर्टिकल में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कॉलोनियल टाइम में सबसे ज्यादा जो विद्रोह किसी का हुआ हो तो फार्मर्स के यानी कि पीजेंट्स के हुए थे। और पीजेंट्स में भी आदिवासी जो पीजेंट थे उनके जो आंदोलन या उनके जो विद्रोह थे वो ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा हिंसक थे और खतरनाक थे। मीन्स ये भी स्वीकारते हैं कॉलोनियल ऑथर भी कि आदिवासियों का बिफोर गांधी अपना एक महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा था। अब आदिवासी क्यों खड़े हुए ब्रिटिश के सामने? हम सब जानते हैं कि भारत में सदियों से डिफरेंट जो कम्युनिटीज या अलग अलग देशों के जो रूलिंग क्लासेस थे उन्होंने यहाँ पे शासन किया है। फ्रॉम हम ग्रीक से शुरू करें तो लास्ट में अंग्रेज तक। पर ब्रिटिश से पहले जिन जिन कम्युनिटी या जिन जिन देशों के लोग रूलर्स रूलिंग क्लास यहाँ पे आए
उन्होंने अपनी एक जो पहचान है, वो पहचान उन्होंने भारतीय समाज में या इंडियन जो आइडेंटिटी है उसमें घुला मिला दी। मीन्स उनका एक जो संयोजन है वो संयोजन इंडियन सोसाइटी में हुआ, ये इसमें नहीं हुआ, ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश जो पूरा शासन था, ब्रिटिश जो लोग थे, वो लोग हमारे लिए बिल्कुल नए लोग थे। उनकी पूरी शासन व्यवस्था अलग थी, उनका जीवन जीवन जीने का तरीका अलग था, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो बिल्कुल अलग था, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बिल्कुल अलग प्रकार की थी। तो ये जो पूरी जो स्थिति थी वो भारत के और लोगों ने, मीन्स भारत उस समय दो हिस्सों में बटा था, एक प्लेन इंडिया एंड सेकंड वन वाज फॉरेस्ट इंडिया। तो प्लेन इंडिया के जो लोग थे उन्होंने उसको सरलता से और वेरी इजीली उन्होंने स्वीकार कर लिया। पर ये फॉरेस्ट इंडिया वाले जो आदिवासी, वो आदिवासियों ने इन जो बातें हैं, नया जो ब्रिटिश सेटअप, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था को इजीली नहीं स्वीकारा। उसकी वजह ये थी कि अक्सर गुजरात में, भारत में कहा जाता है कि ब्रिटिश से पहले जितने भी रूलिंग क्लासेस यहाँ इंडिया में थे, उन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल ट्राइबल जो सेटअप था उस सेटअप को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न नहीं किया। मीन्स आदिवासी जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति थी, उनका जीवन जीने का जो पूरा तरीका था, उस तरीके को एक मूक बहाली, मीन्स उसको कोई डिस्टर्बेंस जैसी परिस्थिति ये रूलिंग क्लासेस ने नहीं की। हमारे जो देसी रियासतें थे बिफोर ब्रिटिश, तो उन्होंने भी ऐसे दाखले हमको, ऐसे उदाहरण हमको नहीं मिलते हैं कि जहां उन्होंने ट्रेडिशनल आदिवासी सेटअप को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया हो। और ये ब्रिटिश शासन जब आया, और ब्रिटिश शासन में हम जानते हैं कि वो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के मास्टर मानते थे। एक सर्व परिस्थिति का निर्माण करना, उसके बारे में तो गुजराती में तो कविता भी लिखी गई थी कि देख बिचारी बकरी नो पण कोई ना जाता पकड़े कान, ये उपकार गणी ईश्वर नो हरख हवे तो हिंदुस्तान। हमारे गुजरात के कवि दलपत राम, उन्होंने लिखा था कि रास्ते पे चलने वाली जो बकरी होती है, बकरी का कोई कान भी नहीं पकड़ सकता है, बिकॉज ये ब्रिटिश जो शासन है वो ब्रिटिश शासन इधर है। मीन्स इतना एक न्यायप्रिय जो शासन था वो ब्रिटिश का। पर ये पूरी जो शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था आदिवासियों को माफिक नहीं आई थी। माफिक नहीं आई थी, उसके कारण ये था कि उनकी जो ट्रेडिशनल पंच और पंचायत जो सिस्टम थी वो काल की गर्ता में चली गई, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो नए जो ब्रिटिश लॉज, उनकी जो कानूनी जो पूरी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था उनको समझ में नहीं आती थी। और कोई वाद विवाद होता था और कोर्ट में जाना पड़ता था, तो आदिवासियों को उनकी जो लैंग्वेज थी, अंग्रेजी भाषा, उसका कोई परिचय नहीं था। मीन्स ऐसे काफी एडमिनिस्ट्रेटिव और लोअर ऑर्डर के जुड़े हुए जो रीजंस थे, जो फैक्टर्स थे, वो आदिवासियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता था। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि काफी स्कॉलर्स ने उसको टच भी किया है, वो है फॉरेस्ट राइट्स। हम सब जानते हैं कि आदिवासी सदियों से जंगलों में रहते थे, और सदियों से जंगल में रहने के साथ उनकी पूरी जो वे ऑफ लाइफ थी वो ये फॉरेस्ट के मुताबिक थी। मीन्स अपने आप को उन्होंने ये फॉरेस्ट वाला जो पूरा एरिया था उसके एक अंतराल में, उसके एक एटमॉस्फेयर में अपने आप को डाल लिया था, और जंगलों को सदियों से उन्होंने बचाया। पर ब्रिटिश आए, तब हम जानते हैं कि जल, जमीन और जंगल, वो तीनों चीजों को अपने कैपिटलिस्टिक जो हेतु, उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने निजी स्वार्थ की वस्तु बनाई उसको। इस जमीन के बारे में हम जानते हैं, जल के बारे में हम जानते हैं, जंगल के बारे में भी। तो ऐसे 1864 में एक कानून उन्होंने पास किया जो फॉरेस्ट लॉ था। अभी तक परिस्थिति ये थी कि आदिवासी जंगल के रक्षक थे, पर ये जो पूरा कायदा आया, वो जो ये पूरा जो लॉ अस्तित्व में आया, कानून जो अस्तित्व में आया, वो कानून में ऐसा कहा गया कि भाई आदिवासी और जंगल साथ साथ में नहीं है, पर दोनों ऑपोजिट में है। तो ये जो पूरी परिस्थिति थी, वो परिस्थिति आदिवासियों को माफिक नहीं है। और आदिवासियों के लिए जंगल जो था ये रहने का वो नहीं था, उनका पूरी जो वे ऑफ लाइफ थी वो जंगल के साथ कनेक्टेड थी। उनके देव देवस्थान, काफी पेड़ ऐसे थे कि जो आदिवासियों के देव यानी कि अपने भगवान के स्वरूप में थे। आज भी हम देखें तो काफी ऐसे पेड़ है जो आदिवासी उसको कुल्हाड़ी तक नहीं लगाते, उसको काटते नहीं है।
तो ये जंगल लॉ यानी कि फॉरेस्ट एक्ट जो आया 1864 में, उससे परिस्थिति बदली और आदिवासियों का एक जो राइजिंग था अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर वो शुरू हो गया। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो जागीरदारी समस्या थी। तो किसी को ऐसा भी लग सकता है कि आदिवासियों और जागीरदारी समस्या उससे क्या उनको लेना देना हो सकता है, पर हमको ये समझना की जरूरत है कि जैसे मैंने आगे भी बताया कि आदिवासियों के अपने ऑटोनोमस स्टेट थे, उनके सॉरी उनके अपनी अपनी रियासतें थी और रियासतें चली गई, पर फिर भी काफी मात्रा में आदिवासी ऐसे थे कि उनको जागीरदार थे, उनके पास बड़ी मात्रा में जमीन थी और वो उनका अपने हिसाब से वो वहीवट भी करते थे। तो वो जागीरदारी जो समस्या थी, जैसे प्लेन इंडिया में या प्लेन गुजरात में जमींदार और जागीरदार जो समस्या भुगत रहे थे, इसी प्रकार की परिस्थिति इनके लिए मीन्स ये आदिवासियों के लिए ये परिस्थिति खड़ी हुई थी। मैं यहाँ दाखला देना चाहूंगा कि गुजरात का जो सेंटर पार्ट है पंचमहाल, वो पंचमहाल में एक जामुगढ़ा नाम का एक तहसील था। वो तहसील में एक रूपसी नायक नाम का एक जागीरदार था और जागीरदार इतना बड़ा कि उनके पास इस समय में 300 भेड़ बकरियां थी, एक ऊंट था, घोड़ा था और एक हाथी भी था और 2 मंजिला उसका मकान था। मैंने उनके जो वारिस है उनके साथ अभी साक्षात्कार किया था 2-3 बार, तो उन्होंने ये सब बातें बताई थी। तो उसकी पूरी जो जमीन है वो जमीन, नया जो ब्रिटिश सेटअप आया, लैंड रेवेन्यू वाला जो पूरा मसला आया, उसमें जमीन उसकी खत्म हो गई थी या चली गई थी। तो उसको दोबारा पाने के लिए ये रूपसी नायक जो था वो ब्रिटिश शासन के सामने खड़ा हुआ था। एक महत्वपूर्ण जो बात इसमें ये देखने को मिलती है कि आदिवासियों का या विकर सेक्शन का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान या उनकी कुछ हम जब बात करें तो उनकी पूरी जो लड़ाई और उनका जो पूरा संघर्ष था, वो संघर्ष सिर्फ अंग्रेज के सामने नहीं था। आज जो सबल्टन स्टडीज के साथ, सबल्टन हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, लोग ये मानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत में अंग्रेजों की जो तादाद थी, उनका जो पॉपुलेशन था, वो पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा नहीं था। और उस समय मीन्स 1947 में भारत की जो आबादी थी वो करीब करीब 40 से 43 लाख थी। और नाउ सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि हाउ 3 लाख पीपल रूल ओवर द कंट्री ऑफ 43 करोड़। ये 3 लाख लोगों ने ये 40-43 करोड़ के जो देश था, वो देश पे कैसे उन्होंने शासन किया। तो इस तरह से उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक पिरामिड तैयार किया था, एक सेटअप ऐसा किया था। वो सेटअप के टॉप पर ये अंग्रेज थे, बाद में प्रिंसली स्टेट आते थे, बाद में जागीरदार और जमींदार आते थे और बाद में ये लिकर कॉन्ट्रैक्टर या दारू के ठेकेदार जो थे वो लोग आते थे और अंत में गांव का मुखी, सरपंच या जो भी हम कहे गांव का एक नेता वो आता था। मीन्स ये जो विकर सेक्शंस थे, या आप आदिवासी बोल लो या दलित बोल लो, तो उनकी जो पूरी गुलामी थी, वो गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी नहीं थी, वो ये पूरा जो वर्ग था, ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसकी एक सामाजिक पिरामिड में वो अंत में थे और सबकी गुलामी वो भुगत रहे थे। तो ये जो स्थिति थी, उस स्थिति को भी आदिवासी काउंटर करना चाहते थे और ये स्थिति बिफोर ब्रिटिश नहीं थी, या मुगल, मराठा और उसकी पहले का जो शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था में ये स्थिति नहीं थी, पर अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार किया था। और इस सेटअप में लास्ट में उसके जो बॉटम पे हम देखें तो ये विकर सेक्शंस थे। मीन्स उनकी पूरी आजादी का जो प्रयत्न था, वो प्रयत्न फ्रीडम फॉर स्लेवरी ऑफ ट्रिपल लेयर, मीन्स एक त्रिस्तरीय जो गुलामी थी, ये पहले अंग्रेज की और बाद में स्थानीय रियासतों की और बाद में जमींदार, जागीरदार या गांव का मुखी और पटवारी, ये त्रिस्तरीय जो गुलामी थी, वो गुलामी से मुक्त होने का जो प्रयत्न था, ये आदिवासियों का था। तो उसको भी हमको इसके साथ आदिवासियों के फैक्टर्स में उसको जोड़ना चाहिए। एक बात और भी है इसमें कि उनकी जो पूरा एक हिंसक विद्रोह आदिवासियों को हुआ बिफोर गांधी,
तो इसमें एक बात आम तौर से देखी जाती है कि उन्होंने अपना खुद का राज्य बनाने का प्रयत्न किया, और इसकी जो चर्चा है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम होती है। खास तौर से आजादी के बाद आदिवासियों की जो समस्या थी, वो समस्याओं का पूरा निराकरण नहीं आया, और आदिवासी अपने एक अपना राज्य बनाने की जो मांग वो कर रहे थे, तो उसकी चर्चा सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट काफी करते हैं। पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एक सेपरेट आदिवासी स्टेट की जो डिमांड और उसके लिए जो स्ट्रगल था, उसकी चर्चा हमारे इतिहास में अभी आने की बाकी है। तो ऐसे गुजरात में जितने भी रिवोल्ट हुए अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसका जो लीडर था उसको ये ऑटोनोमस सॉरी एक अपना खुद का एक सेपरेट स्टेट आदिवासियों के लिए वो बनाने का प्रयत्न सभी में था। इसकी बात थोड़ी हल्की सी झलक मैं आगे आपको दूंगा। तो ऐसे फैक्टर्स या ऐसे परिबल जो थे, जो आदिवासियों को स्वतंत्रता या देश की आजादी के लिए वो करने के लिए प्रेरित करते थे। अब महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये है कि ये पूरा 1857 से लेके ये गांधी जब आते हैं 1922 में एस्टेब्लिश होते हैं, तब तक का पूरा जो इतिहास है, वो इतिहास में काफी मात्रा में आदिवासियों का एक हिंसक एक जो संघर्ष है वो अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के साथ साथ उनका जो पूरा, मैंने अभी पहले बताया कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था, उसके सामने उनका जो विद्रोह का जो एक एटमॉस्फेयर था, वो आदिवासियों ने गांधी आते हैं तब तक उन्होंने चलाया था। उसमें सबसे पहले चर्चा हम 1857 की क्रांति के बारे में करनी चाहिए। गुजरात में मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि एक समय यह था 1970 तक, तो गुजरात का हिस्सा 1857 में क्या था, या कंट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात वाज ऑलवेज चैलेंजिंग, कि गुजरात का खुद का अपना कोई रोल नहीं था। पर अभी जो नए सुधार थी, जो काम कर रहे हैं, और नई नई जो सामग्री जो प्रकाशित हो रही है, बाहर आ रही है, उसमें एक देखने की बात ये मिलती है कि सबसे बड़ा रोल 1857 में गुजरात लेवल पे किसी का हो तो आदिवासियों का था। आप ये गुजरात का पूरा ईस्टर्न बेल्ट ले लो, वहां साबरकांठा से लेके डांग तक का पूरा जो इलाका था, वो इलाके में आदिवासियों ने पैरेललियम ये स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रवृत्तियां है, अंग्रेजों को हटाने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति उन्होंने यहाँ करने का प्रयत्न किया था। वो पूरा तो हम यहाँ बताना नहीं चाहेंगे, पर दो एग्जाम्पल में आपके सामने शेयर करूंगा। एक रूपसिंह नायक, जिसकी बात आगे मैंने की, कि एक जागीरदार था, तो वो जागीरदार भी 1857 के समय वो वहां खड़ा हुआ था, और उन्होंने तो ये परिस्थिति क्रिएट की थी कि ब्रिटिश ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उसके अपने अहवाल में लिखा है कि ये रूपसिंह नायक का जो पूरा विद्रोह था एट द टाइम ऑफ 1857, तब परिस्थिति ये थी कि पूरा जो मध्य गुजरात था, और पर्टिकुलरली पंचमहाल जो एरिया था, वो पंचमहाल में 15 दिन तक अंग्रेजों का शासन नहीं था। मीन्स ये जो स्थिति थी, मेरे ख्याल से पूरे गुजरात में क्या कहीं नहीं थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है, वो नॉर्थ गुजरात में यामाजी गामे थी। गामे थी मीन्स आदिवासी, तो उनकी लीडरशिप में भीलों ने, आदिवासियों ने एक संघर्ष का युगल अंग्रेजों के सामने फूंका था। पर जैसे हम जानते हैं कि जैसे 1857 की फेल्योर हुई, जैसे ये आदिवासी भी इतने सफल नहीं हो सके, पर उसके जो रिजल्ट थे, वो रिजल्ट मुझे लगता है कि देश की और प्रजा ने और प्रदेशों ने जितने भुगते, इससे ज्यादा आदिवासियों ने भुगते थे। इसका एक एग्जाम्पल के बारे में एक कहा जाता है कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने 3 चीजों को टारगेट किया था। एक जंगली बाघ, दूसरा जंगली सुअर, और तीसरे भील। मीन्स उन्होंने भीलों को भी बाघ और इस सुअर की तरह उसको शिकार की चीज बनाई थी। उसकी वजह यह थी कि 1857 में इन आदिवासी, इन भीलों का 1857 में जो योगदान था, वो योगदान को उसको कंट्रोल करने के लिए ये उनके सामने पाबंदी है उन्हें लगाई दी थी, और एक शिकार की चीज के तौर पर भीलों को देखा जाता था। और जब 1857 के बाद जो हथियारबंदी लदी,
तो हथियारबंदी में उनके जो क्या बोले गुजराती में जिसको खेत के जो पूरे साधन थे, उनके जो तीर और कमान थे वो तो छीन लिए गए थे। साथ में उनके जो छोटे-मोटे जो औजार थे, जो खेत में काम लगते थे, उसको भी उन्होंने हिंसक शस्त्रों की व्याख्या में रख के उसको जब्त कर लिया था। मीन्स इतना जो पीड़ाजनक एक एपिसोड वो मेरे ख्याल से गुजरात में किसी भी कम्युनिटी ने नहीं देखा था जो आदिवासियों ने देखा था। तो ये 1857 की बात रही थी। दूसरी एक जोरिया परमेश्वर की एक मूवमेंट थी जो 1868 में पंचमहाल जिले के सराउंडिंग जो एरिया था जामुगोड़ा वहां हुई थी। उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक वायलेंस के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे लेने वाला हूं, तो अभी उसकी जिक्र हम नहीं करते हैं। दूसरा एक जो मूवमेंट या एक विद्रोह जो अंग्रेजों के सामने हुआ था वो 1857 में भरूच के तलाविया आदिवासियों ने किया था। वो तलाविया आदिवासी तो आज तो हम उसको बोलेंगे कि सबसे जो बैकवर्ड आदिवासी है वो आदिवासियों में तलाविया आदिवासियों का जिक्र होता। पर उन्होंने 1857 में एक बड़ा जो विद्रोह था वो विद्रोह उनके सामने खड़ा हुआ था और परिस्थिति ये की थी कि इस रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने 5 आदिवासियों के फांसी की सजा सुनाई थी। मुझे ख्याल से ये बिल्कुल अनटच एरिया है। मेरे एक स्टूडेंट शिशिर चौधरी उन्होंने उस पर थोड़ा सा काम किया है और बिल्कुल एक बड़ा एक टॉपिक हो सके, पीएचडी लेवल का संशोधन हो सके, ऐसी एक पॉसिबिलिटी ये भरूच के तलावी आंदोलन में है। ऐसे ही डांग के जो भील राजा, मैंने आगे जिक्र किया कि डांग में भील स्टेट्स थे, वो 14 भील राजा वहाँ स्कैटर्डली वो रूल करते थे और उन्होंने भी 1907 से लेके 1914 तक अंग्रेजों के सामने अपने विद्रोह चलाए थे। उसमें ज्यादा बात तो मैं नहीं करूंगा, पर वहां एक देवी सिंह सिलपत करके एक राजा थे जो आज डांग का पाटनगर आहवा आहवा के नजदीक उनका एक गाढ़वी नाम का अपना स्टेट था। उनकी बहादुरी के बारे में खुद अंग्रेज जो ऐसा बोलते थे कि जब भी अंग्रेज डांग में एंटर होते थे तो वो पूछते थे कि इज देवी सिंह सिलपत स्टिल अलाइव, मीन्स देवी सिंह सिलपत अभी भी जिंदा है। मीन्स ये एक पूरी एक कहावत रूप एक जो मिसाल है वो मिसाल देवी सिंह सिलपत ने क्रिएट की थी। बाद में एक मूवमेंट आता है स्वामी गोविंद गुरु और उसका भगत मूवमेंट, जिसके एक क्लाइमेक्स पे एक घटना जो बनी थी जिसे मानगढ़ मैसायकर नाम से हम जानते हैं। 17 नवंबर 1913, नाउ इट इज पैरेलल टू जलियांवाला मैसायकर। काफी गुजरात के नए जो शोधार्थी है और हमने भी कुछ काम किया है और इस शोध के बल पर हम कह सकते थे कि दैट मैसायकर वाज 5 टाइम बिगर देन जलियांवाला मैसायकर। नाउ इट इज एस्टैब्लिश, गुजरात में वो एस्टैब्लिश हो रहा है और गुजरात सरकार ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में भी उसको स्थान दिया है। बाद में एक ही मूवमेंट ऑफ मोतीलाल तेजावत जो नॉर्थ गुजरात में हुई थी और उसमें भी जैसे मानगढ़ में साइकर हुआ, इसमें एक दृढ़भाव हत्याकांड नाम की घटना बनी थी जो 7 मार्च 1922 के दिन बनी थी और उसमें काफी संख्या में करीब करीब जो लोक साहित्य है और जो उनकी जो किंवदंतियां है, इसमें कहा जाता है कि 1200 लोग इसमें मारे गए थे। तो ये भी गुजरात के आदिवासियों के हिंसक विद्रोह की एक श्रृंखला में एक लैंडमार्क था। तो ये सब जो मैंने दिखाया है ये सरसरी निगाहों से कि आदिवासियों ने बिफोर गांधी कैसे हिंसक तरीके से अंग्रेजों के सामना करने का या अंग्रेजों के सामने विद्रोह करने का प्रयत्न किया, वो सरसरी निगाहों से मैंने देखने का प्रयत्न किया। अब थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं और डिटेल में हम 2 केस स्टडी आपको सामने पेश करेंगे और उसके बारे में इस बेस पर हम पूरा जो आदिवासियों का जो योगदान है वो योगदान को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक जो आंदोलन है वो आंदोलन अभी जो मैंने जिक्र किया जोरिया परमेश्वर का, जो मध्य गुजरात और मध्य गुजरात का पंचमहाल जिला और पंचमहाल जिले में जामुगढ़ का नाम की जगह है, पूरा एक जंगल आच्छादित पूरा एरिया है। वो एरिया में 1868 में एक रिवॉल्यूशन, एक जो विद्रोह है, वो विद्रोह ये जोरिया परमेश्वर नामक एक आदिवासी नायक युवा ने उठाया था। ये ठीक है, मैंने थोड़ी किताब लिखी है फॉरगॉटन मार्टाइर्स नाम से,
विस्फोट सहित तरीके से। और मैं इस पूरा जो आंदोलन या पूरा जो विद्रोह है, वो विद्रोह के बाद अंग्रेजों की जो पूरी जो डॉक्यूमेंट्री जो प्रोसेस है, और इस घटना की इर्द गिर्द जो पूरे जो सोर्सेस अवेलेबल है, और जिस तरीके की घटना का अपना कलेवर है, उससे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बिरसा मुंडा की पैरेलल घटना है। 1899 1900 में बिरसा का जो पूरा विद्रोह हुआ, वो विद्रोह की पैरेलल एक घटना थी। और एक 30 साल का युवान, जिसको हम आज की तौर में एक मिसाइनिक लीडर के तौर पे हम पहचान सकते हैं, जो स्टीफन फुक ने किया है रिबेलियस प्रॉफिट में और मिसाइनिक मूवमेंट इन इंडिया में, इस तरह का जो लीडर के जोरिया परमेश्वर था। 30 साल का युवान था, और आदिवासियों के जंगल और जमीन और फोर्स लेबर, ऐसी जो समस्या थी, ऐसे जो इश्यूज थे, वो इश्यूज को लेके उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार उठाए थे। और उनका सबसे बड़ा जो वादा था, मीन्स ऑब्जेक्शन जो था, वो एक टाई अप था ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स का, कि उनका जो एक सेटअप जो था, और वो जो सेटअप आदिवासियों को जो परेशान कर रहा था, उसके सामने ये आदिवासी लीडर खड़ा हुआ था। और उन्होंने 1868 के जनवरी और फरवरी महीने में, 2 ही महीना उसका आंदोलन चला था, और उसमें करीब करीब 4 से 5 छोटी मोटी लड़ाइयां उन्होंने अंग्रेजों के सामने और प्रिंसली स्टेट्स के सामने किए थे, पर एक लैंडमार्क उन्होंने क्रिएट किया था। उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हम उनको मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम उसको जांचे तो करीब करीब 100 से ज्यादा नायक आदिवासी इसमें शहीद हुए हैं। मुझे लगता है कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और ये घटना होने के बाद अंग्रेजों ने जो पूरी कानूनी कार्यवाही या लीगल जो प्रवृत्ति उन्होंने की, वो लीगल प्रवृत्तियों में 5 लोगों को हैंग किया गया था, मीन्स उसको फांसी पे लटकाया गया था। मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में ऐसी कोई घटना उससे पहले और बाद में बनी हो। तो 5 आदिवासी इंक्लूडिंग जोरिया परमेश्वर, और बाद में 23 को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, मीन्स उनको जन्म टिप्पणी की पूरी सजा दी गई थी। और डिस्प्लेसमेंट, मीन्स जो आदिवासी अंग्रेजों के सामने, स्थानीय रियासत के सामने जो उन्होंने संघर्ष किया था, ऐसी कम्युनिटी को उनके गांव में से उनको नकार दिया था, उनको वहां से निकाला गया था, डिस्प्लेस किया गया था। और आज परिस्थिति ये है कि इतना बड़ा एक हिस्टोरिकल एपिसोड गुजरात में, मैं तो मानता हूँ कि 19th सेंचुरी के गुजरात में सबसे बड़ी कोई घटना हो तो ये पंचमहाल में नायक आंदोलन जो जोरिया परमेश्वर के नेतृत्व में शुरू हुआ था, एक घटना है। और इतनी बड़ी घटना पर फिर भी गुजरात के इतिहास में उसके बारे में बिल्कुल शून्य अवकाश है। तो ये एक बड़ी मूवमेंट, और मूवमेंट का एक जो परिणाम था, वो परिणाम काफी विपरीत तरीके से इन आदिवासियों आज भी भुगत रहे हैं। मैंने इन जो आदिवासी है, वो आदिवासियों के वारिस को मिलने का प्रयत्न किया है। हम जानते हैं कि 1970 में इंदिरा गांधी ने फ्रीडम फाइटर्स को ताम्रपत्र और उनको पेंशन देने की पूरी योजना शुरू की थी, और काफी लोग उसे पेंशन व ताम्रपत्र पाके सरकारी जो जमीन उनको अलॉट की गई थी उस पे वो अभी रह रहे हैं, और अपने जो पूर्वज थे, पूर्वजों की वो प्रशंसा कर रहे हैं। पर ये आदिवासी के जो वारिस है, उसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी के जो वारिस है, उनको मैं काफी बार मिला हूँ। और परिस्थिति ये है कि उनको कोई फ्रीडम फाइटर गिनने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी हालत आप देखो तो स्थिति तो ये है, एक कोयली करके गांव है वहाँ पंचमहाल जिले में, तो वहाँ के ये जो आदिवासी जो ये जोरिया परमेश्वर सभी के वारिस है, उनको देखो तो आपको लगता है कि भाई हम प्रिमिटिव अवस्था में वो लोग जी रहे हैं। उनके घर बार, मीन्स उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था एक प्रिमिटिव टाइप की व्यवस्था में वो जी रहे थे। मीन्स हिस्ट्री एक गौरव लेने का एक विषय है, एक हमको एक ग्लोरियस उसका गौरव लेना चाहिए। पर ये जो आदिवासी है, वो अपने इतिहास को वो खुल के बता भी नहीं रहे हैं। उसकी परिस्थिति ये थी कि ये आंदोलन के दौरान इतने लोगों को फांसी की सजा दी गई, इसलिए लोगों को जन्मठिप की सजा दी गई, और साथ में उनको डिस्प्लेस किया गया उनकी मूल भूमि से। और वो ये जो पूरा एक कानूनी कार्यवाही हुई, वो कानूनी कार्यवाही की जो सजा है, इस सजा आज भी ये आदिवासी भुगत रहे हैं। तो ये एक पूरा एपिसोड वो हिंसक विद्रोह का ये गुजरात में हुआ था।
अब दूसरा जो मैं मुद्दा उसके काउंटर या उसकी एक रिएक्शन के तौर पे मैं जो उसका देखने का प्रयत्न करता हूँ, वो महात्मा गांधी के आंदोलन में आदिवासी। मैंने अभी जो बताया कि आदिवासियों के पूरे हिंसक विद्रोह हुए, पर स्थिति ये थी कि 1920 तक गुजरात जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक प्लेन गुजरात और दूसरा फॉरेस्ट गुजरात, और दोनों में सोशल एक्सचेंज यानी कि सामाजिक विनिमय की जो पूरी पद्धति जो होनी चाहिए वो पद्धति बिल्कुल नहीं थी। और ये जो पद्धति थी, ये जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति 1922 में महात्मा गांधी ने अनुभव किया। हम जानते हैं कि 1922 में वो बारडोली एक सत्याग्रह लॉन्च करने जा रहे थे, नो टैक्स मूवमेंट। उन्होंने बताया कि अभी हम सत्याग्रह शुरू करें या हम मूवमेंट शुरू करें तो हमारे साथ कितने लोग शामिल हो सकते थे। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि बारडोली जो तालुका है, वो तहसील, उसकी आबादी 87,000 है और उसमें से करीब करीब 55,000 लोग आपका सहयोग करेंगे। तो महात्मा गांधी ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और उन्होंने बोला कि 55,000 लोग हमको सहयोग करेंगे तो बाकी जो लोग है वो कौन है, वो क्यों नहीं सहयोग करेंगे। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सब जो है वो आदिवासी है, और इस समय में आदिवासियों के लिए काली परज मीन्स काले लोग ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता था, इंडो कॉमा में बोल रहा हूँ, और इसलिए वो इस प्रवृत्ति में साथ में नहीं देंगे। तो गांधी इमीडिएटली ब्रेक द मूवमेंट, उन्होंने तुरंत ये आंदोलन को बंद कर दिया कि 87,000 की आबादी वाले तालुके में हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं और इसमें 55% मीन्स एक करीब 55,000 मीन्स 60 से 65% हमको सहयोग देंगे और 30-35% इससे बिल्कुल बाहर होंगे, तो इस मूवमेंट को हम कैसे चलाएंगे। तो गांधी की एक फेमस स्पीच में भी है इसके बारे में, को खुद बताते हैं कि इस परिस्थिति में मीन्स 55,000 मुझे साथ देंगे और बाकी लोग साथ नहीं देंगे, इस परिस्थिति में कोई मैं मूवमेंट शुरू करूं तो ये परिस्थिति ये होगी कि मेरा हाथ हैंडीकैप हो गया है और हैंडीकैप होने के बावजूद मैं हाथ को उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो इससे बेटर है कि आंदोलन को हमको बंद कर देना चाहिए। और बाद में उन्होंने अपने जो पूरे जो रचनात्मक कार्यकर ग्रासरूट जो वर्कर थे उनको आदेश दिया कि आप ये आदिवासी बेल्ट में फैल जाओ, उनको खादी है, चरखा है, उनको मद्यपान निषेध है, उनको एजुकेशन, ये सब प्रवृत्ति आप करो और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा प्रयत्न आपको करना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति 1922 के बाद पर्टिकुलर साउथ गुजरात में ये शुरू हुआ था। अब एक बात ये है कि एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस से प्रोसेस को हम बारीकाई से देखते नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने तो 1922 में बोल दिया कि मैं ये आंदोलन को ब्रेक कर रहा हूँ, उसको मैं अभी रोक रहा हूँ और आप सब वहाँ अपना काम करो, आप खादी का काम करो, आप स्कूल चलाओ, आप मद्यपान निषेध का काम करो, आप चरखे आदिवासियों में बांटो, वो सब ठीक है। पर ये पूरा जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्तियों आदिवासियों में इतनी आसान नहीं थी। तो गांधीवादियों ने क्या किया, ये आदिवासियों को महात्मा गांधी उनके आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में खींचने के लिए उन्होंने अपने तरीके से कुछ काम किया। और गांधीयंस जो वर्कर्स थे दे वेर वेरी गुड सर्वेयर, और हम आज भी जानते हैं कि जो कोई एक लीडर या पूरी जो एक पूरी सिस्टम होती है वो सर्वे करके काम करती है तो उनका जो परिणाम, उनका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट काफी आशास्पद आते हैं। तो गांधीवादी जो कार्यकर्ता थे वो भी अच्छे सर्वेयर थे, उनको लगा कि महात्मा गांधी ने बताया है और हमको ये काम करना है। पर ये आदिवासी जो थे वो आदिवासियों में हमको काम करना है, उनको मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में हमको लाना है, तो ये प्रवृत्ति इतनी आसान नहीं है। तो उन्होंने देखा कि नजदीक के भूतकाल में और नियर पास्ट में आदिवासियों में कौन सी प्रवृत्ति चली थी और प्रवृत्ति का एक ताल्लुकात, उनका जो कलेक्शन जो आदिवासियों के साथ अभी आज क्या है। तो इस सिलसिले में उनको एक बहुत एक इम्पोर्टेंट, जिसको हम एक टेक ऑफ का स्टेज भी बोल सकते हैं गांधीयन वर्कर्स के लिए, वो था एक देवी आंदोलन नाम की एक घटना जो 1919 में शुरू हुई और 1923 तक चली थी, जिस पर प्रोफेसर डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन नाम से पूरी किताब निकाली है। तो ये देवी आंदोलन के दौरान जो वर्कर्स आदिवासियों में जो तैयार हुए थे वो आदिवासी वर्कर्स को उन्होंने साथ में लेने का प्रयत्न किया और इस तरह से आदिवासियों का काम, सॉरी गांधीयंस का जो काम था वो आसान बना।
दूसरा ये है कि मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक नई एक्टिविटी आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में आप जो दाखिल करना चाहते हो, तो लोकल सपोर्ट आपको नहीं होगा विद इन द कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है, दलित हो, पीजेंट हो, वुमन हो या आदिवासी हो, वहां एक छोटी मोटी नेतागिरी या एक टेक ऑफ का स्टेज न हो तो आपका काम इतना आसान नहीं रहेगा जो आदिवासियों में था। ये गांधीयंस जब ये पूरा गांधी विचार को लॉन्च कर रहे थे तो 1922 में उन्होंने कुछ ऐसी बातें ढूंढी जिसमें आदिवासी भजन मंडली, आज हमको लगता है कि भजन मंडली क्या कर सकती थी, पर आदिवासियों में अपनी खुद की भजन मंडली थी, उनकी अपनी पंच और पंचायत थी, और पंच और पंचायत के अपने लीडर्स थे। तो ये ऐसी भजन मंडली है, ऐसे पंच और पंचायत, ये सबको गांधीयन वर्कर्स ने अपने साथ खींचने का प्रयत्न किया। और कुछ बातें थे जो उन्होंने मिराकली शुरू किया, उन्होंने एक चमत्कारिक तरीके से शुरू की। लाइक आदिवासियों की हम एक धार्मिक मान्यता ऐसे देखते हैं कि वो धर्म भीरू प्रजा है, मीन्स धर्म से, ईश्वर से डरने वाली प्रजा है। और हम सब जो है वो ईश्वर की पूजा कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ लाभ, कुछ फायदे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये दो बातों के अलावा ईश्वर और धर्म का कोई तीसरा फायदा मुझे दिखता नहीं है। या तो ईश्वर और धर्म की प्रेम मूलक मान्यता हो सकती है, और ईश्वर और धर्म की भय मूलक मान्यता हो सकती है। आदिवासी जंगल में रहते थे, उनके सामने रात दिन खतरा होता था, तो ईश्वर और धर्म की उनकी जो पूरी विभावना थी, डेफिनेशन, वो भय मूलक थी। तो ये भयमूलक जो साइकोलॉजी थी उसको ये गांधीयंस ने पकड़ी। और एक किस्सा तो ऐसा है कि उन्होंने काली देवी एक डेटी के तौर पर कस्तूरबा गांधी को तैयार किया, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उनको एक बुलोक कार्ट में बिठाकर वो गांव गांव घुमाते थे, और गांव गांव घुमाकर वो आदिवासियों की छोटी मोटी असेंबलीज करते थे, उनका मीटिंग्स करते थे, और मीटिंग्स में बोलते थे कि ये जो देवी आई है वो देवी आपको बोलती है कि आपको मद्यपान करना नहीं करना है, आपको खादी, आपको चरखा काटना है, और आपको स्कूल्स जाना है, अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजना है। और ये तीनों काम, ये चारों काम, और जितने भी उपदेश ये देवी देगी, वो इसका पालन नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर सर एक धर्म भीरू जो प्रजा, जो धर्म से, ईश्वर से डरने वाली जो प्रजा थी, ऐसे ऐसा कोई एक तुक्का गांधीयन वर्कर्स ने रखा, तो स्वाभाविक से कि उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना था। एक और किस्सा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये गांधीयन वर्कर्स ने एक ऐसी एक कहानी बनाई थी। वो कहानी में ऐसे थे कि भाई आदिवासियों के दो देव, एक सिमड़िया देव और दूसरा सामड़िया देव। वो सामड़िया, दोनों देव जो थे वो देव की अवस्था, मीन्स उनकी उम्र हो गई, मीन्स वो वृद्ध हो गए, और वृद्ध होने से उनको लगा कि मरने से पहले हमको हमारे वारिस हमको जाहिर करना चाहिए। तो उन्होंने पूरे भारत में नजर दौड़ाई, तो कहीं भी उनको उसको ऐसा वारिस नहीं मिला जो उसका काम में उसके विकल्प के तौर पर वो आदिवासी में आ सके। तब जाके वो देव दोनों उड़ते उड़ते वो साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका जब जाके उन्होंने देखा तो अपने देश का एक आदमी जिसका नाम महात्मा गांधी था, वो भगवान की तरह काम करता था। तो ये दोनों देवों ने वहां जाके महात्मा गांधी को विनती की कि आपकी जरूरत साउथ अफ्रीका में तो है, और साथ में यहाँ हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो काफी खराब परिस्थिति में जी रहे हैं, तो वहां आप उनके लिए कुछ काम करने का प्रयत्न करो। मीन्स arrival of Gandhi in India, it was invitation of the tribal gods। ये दो गांधी आदिवासी देवों ने गांधी को इनवाइट किया, और बाद में उनको यहाँ लॉन्च करने का पूरा जो प्रयत्न था वो प्रयत्न किया। उसके बारे में काफी बातें कह सकते हैं, पर हमारे पास समय की भी पाबंदी है, तो इस सिलसिले में उसको झड़प से खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। और एक बात ये भी जानने की है कि आदिवासियों ने सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं किया, सामाजिक सपोर्ट नहीं किया, आर्थिक भी सपोर्ट किया। आज वेडछी, जिसकी जिक्र मैं बार बार करता हूँ, वो वेडछी का पूरा जो आश्रम है, वो आश्रम की जमीन एक आदिवासी लीडर ने दी थी। जब ये बारडोली सत्याग्रह खत्म हुआ, सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने 30 एकड़ जमीन ये उसमें दी थी। और ये छोटी मोटी जो डोनेशन या जमीन, वो तो सब आदिवासी समय समय पर देते ही रहे थे। मीन्स ऑल, कोई भी एक सा फील्ड नहीं था गांधीयन मूवमेंट के दौरान कि जहां आदिवासियों ने इनिशिएटिव स्टेज पर अपनी हेल्प न की हो।
और ये सब होने से गांधी विचार या गांधीयन जो आइडियोलॉजी है वो आदिवासियों में धीमे धीमे स्प्रेड होने लगी है। और इससे एक बात और भी कहना मैं चाहूंगा कि गांधीयन वर्कर्स जो थे वेरी क्लेवर थे। उनको लगा कि ये सत्याग्रह जी या राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम जैसी एक गंभीर प्रवृत्तियों में आदिवासी जैसी एक इलिटरेट प्रजा को साथ में हम जोड़ना वो इतना आसान नहीं रहेगा। तो उन्होंने पहले गांधीयन जो ग्रास रूट वर्क एक्टिविटीज थी वो एक्टिविटीज के साथ में आदिवासियों को जोड़ने का प्रयत्न किया और वो पूरा सेटअप हो गया। बाद में आदिवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में लाने का प्रयत्न किया और प्रयत्न में काफी सफल हुए। अब देखें 1928 बारडोली सत्याग्रह, 1932 सिविल डिसोबीडियंस, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 का हिंद छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन में आदिवासियों ने अपना योगदान दिया है। और योगदान तो यहाँ तक, ये वेरसी गांव की चर्चा इसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, वहां एक ही गांव में 40 फ्रीडम फाइटर है आज की तारीख में। वो गांव वाले जो बताते हैं कि भाई हम प्राइड ले सकते हैं, और ऐसा गांव मेरे ख्याल से गुजरात में नहीं है। अब हम अंतिम तबक्के में आते हैं इस लेक्चर में कि ये सब हुआ। एक आदिवासियों का एक पास्ट, गांधी से पहले आदिवासियों का एक हिंसक विद्रोह की पूरी श्रृंखला, 1922 में गांधी आते हैं और गांधी के पूरी आइडियोलॉजी और उसके मार्गदर्शन में आदिवासियों का वो, तो ये सब बातों को हम देखें तो उसका लेखा जोखा क्या हो सकता है, इस बात को हमको जरा बारीकाई से देखने की जरूरत है। इसमें पहला एक महत्वपूर्ण रिजल्ट ये आया इस सब प्रक्रिया से कि आदिवासी मेन स्ट्रीम में जुड़ते गए। पहले मैंने बताया कि प्लेन पीपल और फॉरेस्ट पीपल थे, तो ये जो पूरा जो डिफरेंस था वो डिफरेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। दूसरे, आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स तैयार हुए। मैंने अभी बताया कि विरसी में 40 फ्रीडम फाइटर थे, और ऐसे हम गिनती करें तो कम से कम 150 से 200 फ्रीडम फाइटर आपको गुजरात में सिर्फ आदिवासियों में मिलेंगे, और लीडर्स भी मिलेंगे। फ्रीडम फाइटर्स नहीं होंगे तो गांधीयन ग्रास रूट वर्कर्स होंगे, और गांधीयन वर्कर्स नहीं होंगे तो वो किसी भी तरह से आदिवासियों के लीडर तो होंगे होंगे। तो ऐसे काफी मात्रा में लीडर्स हुए, और उनकी लीडरशिप की एक मजेदार बात यह है कि 1947 के बाद यही जो गांधीयन वर्कर्स थे वो आदिवासी समाज को लीड करने का काम करते थे। हमने हमारा रिसर्च में पाया है कि 1980 तक गुजरात की जो आदिवासी लीडरशिप थी, लीडरशिप मोस्टली इन द हैंड ऑफ द गांधीयन वर्कर्स। जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान तैयार हुए थे, वो जो लीडर्स थे वो 1980 तक आदिवासी समाज को वो लीड करते थे। तीसरा मुद्दा यह है कि लोग बोलते हैं, खास करके गांधीयन जो हिस्टोरियंस है, कि एक सुसंस्कृत आदिवासी समाज का निर्माण ये गांधीवादी आंदोलनों से हुआ। एक ठीक है कि आदिवासियों में एक मद्यपान निषेध, एक एंटी लिकर जो पूरी एक मूवमेंट चली थी, वो मूवमेंट का एक काफी असरकारक जो परिणाम था वो आदिवासी के पक्ष में आए। आदिवासी महिलाओं में भारी घरेणा, भारी गहने पहनने की पूरी पद्धति थी, उनका जो ट्रेडिशन थी, वो ट्रेडिशन के सामने भी एक वातावरण काफी वो आ रहा। उस जमाने में स्थिति ये थी कि आदिवासी महिला अपने शरीर पर मैक्सिमम गहने पहनती थी, और वो जो गहने होते थे पत्थर के होते थे, हल्की धातु के होते थे। और स्थिति तो कभी कभी ये होती कि 40 से 50 शेर गहने अपने शरीर पर धारण करती थी, और उसमें खेत में काम करने वक्त वो बिच्छू या छोटे सांप उसमें घुस जाते थे, और काफी संख्या में आदिवासी महिला उसमें मर भी जाती थी। तो ये सब बातें महात्मा गांधी, सरदार पटेल वगैरह के जहन में आई, और उन्होंने बताया कि भी एक गलत मान्यता है पूरी, और आपको इससे दूर रहना चाहिए। तब बेरछी में एक पूरा प्रोग्राम हुआ था महात्मा गांधी के प्रमुख पद के नीचे। वहां एक महिला जो दंडाबेन चौधरी, उसने सबसे पहले अपने जो गहने थे ये गहने उन्होंने रख दिए, त्याग कर दिया, उसको अपनी परंपरा का त्याग किया मीन्स, और उसका इमीडिएटली उन्होंने माप किया, उसका तोल किया। तो वो जो गहने की जो वजन था, वजन 40 शेर था। शेर में से पुराने वाला शेर। तो ये सब जो बातें थी वो एक गांधीयन जो आंदोलन के बाद आदिवासियों के संदर्भ में। पर उसके बाद एक सेम और पैरेलल बात ये भी है कि सुसंस्कृत आप आदिवासी समाज का निर्माण करते हैं, तो पैरेलली जो ट्रेडिशनल आदिवासी जो सोसाइटी थी या संस्कृति थी, वो संस्कृति के सामने चैलेंज भी हुई थी। चैलेंज इसी तरह के गांधीयन वर्कर्स हमारे देश के थे, आदिवासियों के वेल विशर थे, इन स्पाइट ऑफ दैट दे वेर आउटसाइडर्स।
ये आदिवासियों के लिए वो बाहर के लोग थे, और बाहर के लोग थे इसलिए वो एक ओरिजिनल फॉर्म में वो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सेटअप को समझ नहीं सके। और ऐसी काफी बातें ऐसी है कि जिसमें ये गांधीयन वर्कर्स ने इसके सामने एक चैलेंज किया था आदिवासियों को भी, ये आपकी ट्रेडिशनल आपका सेटअप हो सकता है, आपका कल्चर हो सकता है, पर वो आपके लाभप्रद नहीं है। तो इस सिलसिले में एक बार एक तरह से आदिवासियों में सामाजिक परिवर्तन हुआ, एक सुसंस्कृत आदिवासी समाज का निर्माण भी हुआ। तो पैरेलली कुछ ऐसी बातें थी कि जो आदिवासी समाज की हम प्राइड गिन सकते हैं, ये सब बातें काल की गर्ता में विलीन भी हो गई। एक दूसरी बात तो गांधीयन वर्कर्स या गांधीयन जो लीडर्स थे उनके बारे में, कि उन्होंने ये पूरे आदिवासियों के संदर्भ में जो पूरा इतिहास का जो निर्माण किया था, इट वाज बेसिस ऑन द क्लास हार्मनी। एक वर्ग मेल, जिसको गुजराती में बोलेंगे, हिंदी में वर्ग मेल बोलेंगे। इस समय एक पद्धति थी क्लास स्ट्रगल की, जो कार्ल मार्क्स और साम्यवादी और समाजवादी लोग मानते थे कि क्लास स्ट्रगल के बिना इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता। पर यहाँ गांधी ने पैरेलल क्लास हार्मनी, एक वर्ग मेल की जो पूरी थियरी उन्होंने एक क्रिएट की, और इस तरह से उन्होंने आदिवासियों को एक वर्ग मेल की थियरी पर भविष्य के लिए तैयार किया था। पर इट वॉज पैरेलली डेंजरस फॉर आदिवासी। इसकी बात है कि गांधीयन वर्कर्स आदिवासियों की कितनी भी चिंता करते हो, पर एक बात तो साफ थी कि वो आदिवासियों के शोषकों के रूप में, उनके एक्सप्लोटर के रूप में सिर्फ अंग्रेजों को देखते थे। वो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स हो, या यहाँ के लिकर कॉन्ट्रैक्टर हो, या यहाँ का स्थानिक जमीन और जागीरदार जो हो, वो जागीरदारों को आदिवासियों के इनेमी के तौर पे नहीं देखते थे। हम जानते हैं कि टेनेंसी एक्ट या ऋण राहत धारा, जो ये पूरी जो धारा आई 1937 में, मुंबई में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और ये सब लॉज जब लागू किया, तो ये काफी संघर्ष का वातावरण था। तो संघर्ष के वातावरण में वो अंग्रेजों के साथ में संघर्ष करना चाहते थे, पर प्रिंसली स्टेट्स, ये जमींदार, जागीरदार, लिकर कॉन्ट्रैक्टर से संघर्ष करना नहीं चाहते थे। और ऐसे काफी घटना है कि घटनाओं ने गांधीवादियों ने इरादा पूर्वक आदिवासियों को एक ट्रिपल लेयर जो स्लेवरी से मुक्त होने का पूरा जो प्रयत्न था, वो प्रयत्न से दूर रखा। और ये एक अलग एक लेक्चर का पूरा एक विषय बन सकता था। और उन्होंने अपनी मोनोपोली भी समझी। गांधीयन वर्कर्स जो ये आदिवासियों में काम करते थे, और बाद में ऐसा लगा कि भाई हम उस पर एक मोनोपोली स्थापित करें। मोनोपोली इन द सेंस के आदिवासियों में काम करना है, वर्क करना है, इट इज ओनली द मोनोपोली ऑफ द गांधीयन वर्कर्स, और कोई लोग इसमें काम नहीं कर सकते। और हमारे सामने एग्जांपल है ऐसे, लाइक 1936 में किसान सभा मूवमेंट शुरू हुई, तो 1947 तक चली, जिसमें पांगारकर थे, सहजानंद सरस्वती थे, इंदुलाल याग्निक थे, सुमंत मेहता थे, रामजी भाई चौधरी थे। ऐसे जो लीडर्स थे वो किसान सभा के लिए काम करते थे। तो किसान सभा में वो काम करते थे, तो वो उनका जो विरोध था सिर्फ अंग्रेजों का नहीं था, वो जमींदारों, जागीरदार और देसी रियासतों का भी विरोध करते थे, जो गांधीवादियों को अनुकूल नहीं था। पर गांधीवादियों ने बिल्कुल साइकोलॉजिकल वे पर, जैसे एक ट्रस्टी हो आदिवासी समाज के, ऐसे ट्रस्टी के तौर पर उन्होंने आदिवासियों को ये कम्युनिस्ट या सोशलिस्टों से उनको दूर रखा था। बेसिक मोनोपोली के लेवल पर गांधीयन वर्कर्स स्वतंत्र आंदोलन के दौरान वो गए थे। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अभी काफी अच्छी तरह से हुआ। और हम जानते हैं कि कोई भी एक बड़ी एक्टिविटी होती है, तो बड़ी एक्टिविटी को एक अम्ब्रेला के नीचे, एक शेल्टर के नीचे करना पड़ता है। तो ये आदिवासियों की पूरी जो प्रवृत्ति थी, ये गांधीयन वर्कर्स के द्वारा हुई थी। उसमें दो संस्थाएं काफी इम्पोर्टेंट थी। एक थी दाहोद में भील सेवा मंडल, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ठक्कर बापा ईवी ठक्कर, 1922 में 1 दिसंबर के रोज उसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी जो संस्था थी वो वेडछी में हुई थी। तो ये दोनों जो संस्थाएं थी वो उसको बोलेंगे एक विराट एक बनियान ट्री थी, और वो जो ट्रीज की जो छाया थी, वो छाया में पूरा आदिवासी समाज वो उसमें अपना शेल्टर वो पा सकता था। तो ये दो संस्थाओं का निर्माण मुझे लगता है कि गांधीयन वर्कर्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये दो संस्थाएं ऐसी थी कि एक समय पूरे देश की ट्राइबल पॉलिसी तय करने का जो काम था वो
बिल सेवा मंडल दाहोद और स्वराज आश्रम बिरछी करता था। मीन्स ये कुछ लेखा जोखा या कुछ रिजल्ट्स तो थे, वो रिजल्ट हमने आदिवासी को संदर्भ में एक देखने का प्रयत्न किया। अंत में मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरी रख के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। वो ये है कि कितनी भी लिमिटेशंस हो, पर ये 1857 में जो एक पूरी हिंसक विरोध की आदिवासियों की स्वतंत्रता की जो यात्रा शुरू हुई, वो 1922 में आते आते वो कन्वर्ट होती है नॉन वायलेंस में। मीन्स एक वायलेंस से पूरी एक यात्रा शुरू हुई थी, वो गांधी के आने के बाद और गांधीयन वर्कर्स के प्रयत्नों से वो नॉन वायलेंस में वो कन्वर्ट होती है। और वो अहिंसक जो पूरी यात्रा है, हिंसक यात्रा जो अहिंसक में जो तब्दील होती है, उसके पूरे जो परिणाम थे, वो परिणाम में एक सुसंस्कृत आदिवासी समाज का निर्माण होता था। जो आदिवासी अभी तक काली परज है या नरड़ा या जंगल में रहने वाले लोगों से जाना जाता था, वो उनको एक पहचान मिलती है, उनको एक आइडेंटिटी मिलती है। एक सुसंस्कृत आदिवासी समाज का निर्माण की पूरी जो प्रोसेस है, वो पूरे प्रोसेस शुरू होती है। और आज भी आप या साउथ गुजरात में आप जाइए या पंचमहाल वाले एरिया में जाइए, और जो गांधीयन एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, वो लोगों और उनके जो परिवार थे, वो परिवार में और जो गांधी की प्रवृत्ति के साथ नहीं जुड़े हुए आम आदिवासी थे, उसमें आप क्लियर डिफरेंट आप उसको देख सकते हैं। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज देश के काफी राज्यों में एक नक्सलाइट एक्टिविटीज वो जोर पकड़ रही है, बहुत जोरों पे है। और इसमें कहा जाता है कि आदिवासियों की जो समस्या है, उसमें से सरकार अनदेखी करती है, उसको नजरअंदाज करती है और आदिवासी हिंसक प्रवृत्ति करते हैं। और गुजरात जो हमारा एरिया है, वो गुजरात में आज तक मैंने तो अपने अनुभव में कोई देखा नहीं है कि यहाँ एक बड़ी मात्रा में कोई नक्सलाइट एक्टिविटी हुई हो। तो उसकी सबसे बड़ी कोई वजह हो तो ये महात्मा गांधी और उसकी आइडियोलॉजी का आदिवासियों पर इस प्रभाव जिसको बोलेंगे वो प्रभाव है। ये काफी मात्रा में मैं ऐसे नाम देखे हैं कि जो नॉर्थ गुजरात में, पंचमहाल में, साउथ गुजरात में ऐसे आदिवासी है कि जो गांधीयन आइडियोलॉजी को आत्मसात करके अपने आश्रम या अपनी प्रवृत्ति को ये पूरे बेल्ट में बिछा के वो बैठे हुए हैं। ऐसी एक विचारधारा हो, तो विचारधाराओं के बीच नक्सलाइट एक्टिविटी या हिंसक प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। इसी के साथ मैं अपना ये व्याख्यान खत्म करता हूँ। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और उसका वेस्टर्न इंडियन रीजन पुणे, उसके सब जो पदाधिकारी जो सहयोग दिया, मुझे इनविटेशन दिया और एक अच्छे सब्जेक्ट पर एक अच्छे टाइटल पर बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।